अब तक हमने अपने सिस्टम को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। लोड बैलेंसर्स लगा दिए, रीड रेप्लिकास लगा दी, कैशिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी। सिस्टम फास्ट भी है, लेकिन अभी भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अभी भी जितनी भी हमारी राइट रिक्वेस्ट हैं वो सारी सिंगल डीबी पे ही जा रही हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कहीं पे भी कोई प्राइमरी सोर्स है हमारे पूरे सिस्टम में, तो वो आगे जाके बोटलनेक क्रिएट करेगा। अब अगर हमारी राइट रिक्वेस्ट बढ़ जाती है, इनका ट्रैफिक बढ़ जाता है, मिलियंस में हो जाता है, तो ये सिंगल मशीन अपनी इवेंचुअली लिमिट हिट कर जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है, तो इस सिंगल मशीन को हॉरिजॉन्टली स्केल किया जाए या वर्टिकली स्केल किया जाए? आंसर है शार्डिंग। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रोडक्शन सिस्टम्स में शार्डिंग कैसे लगाई जाती है एंड ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ये समझो कि हमारे करंट आर्किटेक्चर में दिक्कत क्या है। देखते हैं, ध्यान से देखो। यूज़र ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी, अब मान लो कि हमारी रिक्वेस्ट, एक मिनट के लिए छोड़ दो कि ये रीड रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है राइट रिक्वेस्ट। तो राइट रिक्वेस्ट आई 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 और राइट रिक्वेस्ट यहाँ मास्टर पे गई, है ना। सारी राइट रिक्वेस्ट जितने भी सर्वर्स हैं वो सारी इस मास्टर पे भेजेंगे, ठीक है। ये है सिंगल सोर्स। क्योंकि ये रीड रिक्वेस्ट अगर हमारी स्लेव पे आती, यानी कि रीड रेप्लिकास पे आती, तो वहाँ पे मल्टीपल रेप्लिकास थे हमारे पास। लेकिन यहाँ राइट रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक सिंगल डेटाबेस सर्वर ही है। तो अभी अगर थाउजेंड्स में आ रही है रिक्वेस्ट हमारी, तब तो कोई बात नहीं, तब तो सब बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट जैसे ही मिलियंस में चली जाती है ना, जैसे ही हमारा ट्रैफिक मिलियंस में चला गया, तब यार ये जो सिंगल सर्वर है, जो सिंगल मशीन है, ये इवेंचुअली स्ट्रगल करने लगेगा कि यार इतना लोड हम नहीं ले पा रहे, इतनी राइट रिक्वेस्ट हम नहीं कर पा रहे। तो दिक्कत यही है कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल मशीन है, सिंगल मशीन है, इसलिए वो इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो इस मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है, इस सर्वर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो हमारी राइट रिक्वेस्ट कौन हैंडल करेगा? यहाँ तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया। तो यार ये भी दूसरी प्रॉब्लम है कि अभी हमारे सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर हमारा ये मास्टर डेटाबेस जो है, ये जो मशीन है, अगर ये करप्ट हो जाती है या इसमें कोई भी इशू आ जाता है, तो हमारा पूरा सिस्टम रुक जाएगा। हमारे पूरे सिस्टम में कुछ भी राइट या अपडेट नहीं हो पाएगा। रीड तो हो जाएगा लेकिन अपडेट नहीं हो पाएगा। तो ये हमें बात समझ में आती है कि करंट आर्किटेक्चर में अभी दिक्कत क्या है, हमारा आर्किटेक्चर अभी कैसे काम कर रहा है और इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि राइट के लिए अभी भी हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स है, हमें प्राइमरी नहीं रखना है इसे, हमें किसी तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे स्केल करना है, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो देखते हैं क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप शार्डिंग के लेक्चर में आए हो, तो हम इसे शार्डिंग ही करेंगे इसमें। लेकिन शार्डिंग क्यों करनी है, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि शार्डिंग क्या होता है, फिर मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल उठता है, व्हाट इज शार्डिंग? शार्डिंग भैया आखिर में है क्या? तो देखो, यहाँ पे बड़ा साफ साफ लिखा है, शार्डिंग मीन्स लॉजिकली ब्रेक लार्ज डेटाबेस इनटू स्मॉलर मल्टीपल डेटा सेट्स। क्या मतलब है? जैसे मान लो कि अभी जो हमारा वो जो मास्टर डेटाबेस था, या कह लो कि जो प्राइमरी डेटाबेस था, जो सारी राइट रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा था, ये है वो डेटाबेस। अब हमारी एप्लीकेशन बड़ी हो चुकी है, एक मीडियम फेज पे आ चुकी है। हमारे एप्लीकेशन में हो गई है 40 मिलियन रोज। एप्लीकेशन कह लो हमारे डेटाबेस में हो गई है 40 मिलियन रोज। अब इतनी रोज के बाद होगा क्या? अब क्योंकि मान लो कि अगर हमारे पास इतना डेटा हो गया है, तो यानी कि हमारे पास ट्रैफिक भी काफ़ी होगा, तभी तो इतना डेटा हुआ होगा। तो अगर हमारे पास अब ट्रैफिक भी ज़्यादा है, हमारे पास डेटा भी बहुत ज़्यादा है, तो अब जैसे ही कोई अगली रिक्वेस्ट आएगी, तो उसकी क्वेरी को प्रोसेसिंग होने में लगेगा टाइम। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे पास सिंगल मशीन है पहली बात, और उस सिंगल मशीन पर बहुत ज़्यादा डेटा है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर इंडेक्सिंग भी होती है, तो एक एक रो पे वो जाएगा, इंडेक्सिंग पे जाएगा, क्लस्टर्स पे जाएगा, ये सारी जो चीज़ें हैं उसे ट्रैवर्स करेगा, तब जाके वो क्वेरी हमारी पूरी हो पाएगी। तो एक तो दिक्कत ये है कि अभी हमारी क्वेरी में लग जाएगा टाइम। तो क्या करें? सेम काम जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, जो हमारा लोड है उसे कर दो डिस्ट्रीब्यूट। कैसे भाई? एक डेटाबेस था ना, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी था। तो अगर हमें समझ में आता है कि चलो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, तो हम यहाँ पर वर्टिकल स्केल तो नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिकल स्केल कर भी देंगे तब भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहेगा। तो बात आई हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या करते हैं, हम एक मशीन को उठाते हैं और उसकी जगह मल्टीपल मशीन्स लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम, यहाँ पे इस डीबी को उठा के इसकी जगह मल्टीपल छोटे छोटे डीबी उठा के रख देते हैं, छोटे छोटे डीबी उठा के रख लेते हैं। लेकिन
यहाँ हमने कह तो दिया कि हम छोटे छोटे डीबी उठा के रख लेते हैं, लेकिन ये काम डेटाबेस के केस में कुछ इतना आसान आसान भी नहीं है। देखो, किया हमने वही, एक डेटाबेस को स्मॉलर स्मॉलर डेटा सेट्स में तोड़ दिया, ठीक है, जिन्हें हमने बोला शार्ड, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 40 मिलियन रोज थी, अब हमने क्या करा, ये जो एक शार्ड है ये 10 मिलियन रोज का हो गया, 10 मिलियन रोज का हो गया, 10 मिलियन रोज का हो गया, 10 मिलियन रोज का हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, एक तो सारी मशीन्स अलग हो गई, तो यानी कि सबके पास अपनी कंप्यूटिंग पावर है ना। और जो अब क्वेरी आएगी वो यहाँ ना जाके क्वेरी जाएगी यहाँ पर। तो अब यार आप खुद ही सोचो लॉजिकली कि 40 मिलियन रोज में क्वेरी की पार्सिंग या फिर 10 मिलियन रोज में क्वेरी की पार्सिंग कहाँ पे आसान होगी। ऑब्वियसली 10 मिलियन रोज में क्वेरी ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली पार्स हो पाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि अभी शार्डिंग क्या है, कुछ नहीं, एक बड़े डेटाबेस को छोटे छोटे डेटा सेट्स में तोड़ दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब आगे चलते हैं। तो शार्डिंग के बाद हमारा आर्किटेक्चर अब कैसा दिखेगा। देखो, सब कुछ वही है। यहाँ पे ये अपना प्यारा सा CDN है, ये हमारा यूज़र है, ये लोड बैलेंसर है, ये हमारा वेब टियर है जहाँ पे सर्वर्स हैं, ये हमारी कैशिंग है, यहाँ पे कैश हो रहा है डेटा, और ये हमने लगा दिए शार्ड्स S1 S2 S3। अब वेब सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इन्हीं में से किसी एक शार्ड पर जाएगी, ठीक है। बात समझ में हमें आ गई। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे देखो क्या फ़ायदा हुआ। ईच शार्ड हैज़ इट्स ओन स्टोरेज, हर शार्ड का अपना खुद का स्टोरेज है, अपना खुद का उसके पास CPU भी है, अपनी खुद की मेमोरी है। और अब जो राइट हैंडलिंग है ना, वो हर मशीन पर्टिकुलरली अपनी अपनी कर सकती है। तो अगर हम अब देखें, जैसे पुराना एग्जांपल देखें, अब इसके पास सिर्फ 10 मिलियन है रोज़, है ना, और उसके बाद भी इसका एक डेडिकेटेड CPU है, डेडिकेटेड मेमोरी है, डेडिकेटेड स्टोरेज है। तो यानी कि अब प्रोसेसिंग फास्ट हो पाएगी, और क्योंकि मल्टीपल मशीन्स हमने लगा दी हैं तो यार पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो सकती है ना। तो यार यहाँ पे कुछ ये फ़ायदे हो गए आर्किटेक्चर से, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि शार्डिंग के बाद हमारी डेटाबेस लेयर अब कुछ ऐसी दिखेगी जो कि काफ़ी अब डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की लग रही है, ठीक है। बात समझ में हमें आती है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़े ध्यान से सोचो। अब यहाँ पे मुझे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए। वो बात यह है कि हमारे पास एक डेटाबेस था। अब डेटाबेस क्या होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कुछ टेबल्स, कुछ स्कीमास, इस तरह की चीज़ें होती है ना। अब किसी एक हमने डेटाबेस को छोटे छोटे डेटा सेट्स में तोड़ दिया। अब किसी हम एक पूरी टेबल को कैसे तोड़ देंगे अलग अलग चीज़ों में, कैसे कहाँ पर रखेंगे, कहाँ कॉलम्स जाएंगे, कैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक हमें चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे एक छोटी सी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, डेटाबेस को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। तो यहाँ पे समझते हैं आगे क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। जैसे अब इस टॉपिक को आप मान लो कि हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये था हमारा प्राइमरी डेटाबेस, ठीक है। ये है हमारे छोटे छोटे प्यारे से शार्ड्स। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, हमेशा होता क्या है कि जैसे कि जब भी शार्डिंग हो रही होती है तो हमें एक शार्डिंग फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। ध्यान सुनना, हमें एक शार्डिंग फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप अभी के लिए हैश फंक्शन समझ लो, और एक उसमें की जाती है। अब की से हम ये मान लेते हैं कि चलो अभी हमारी जो की है, हम मान लेते हैं जो की हम यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं यूज़र आईडी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हम जो की यूज़ कर रहे हैं, हम की यूज़ कर रहे हैं यूज़र आईडी की। हम यूज़र आईडी के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेटा किस शार्ड में जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो, अब मान लो कि बहुत सारी कुछ टेबल्स बनी हुई हैं हमारे पास ये पूरी एक टेबल बनी हुई है जहाँ पे यूज़र आईडी का एक कॉलम है, ठीक है। एक कॉलम यूज़र आईडी का है यहाँ पे, और बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। अब यूज़र आईडी कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे बढ़ रही होगी यूज़र आईडी। तो हमने कहा कि यूज़र आईडी पे हम यूज़र आईडी हमारी की हो गई। अब हम इस पर फंक्शन कौन सा लगाएंगे, हम इस पर लगाएंगे मॉडुलो ऑपरेटर। मॉडुलो, तो क्या मॉडुलो क्या कहता है कि हम यहाँ पे मॉडुलस करेंगे नंबर ऑफ शार्ड से। हमने कह दिया नंबर ऑफ शार्ड देख लें, है ना। ये यूज़र आईडी, ये नंबर ऑफ शार्ड, ये प्योरली हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, शार्डिंग फंक्शन में। तो हमने अब बात क्या हुई, अब जब ये पहले रो के लिए जब डिसाइड हुआ कि अब ये रो कहाँ पर जाएगी, किस शार्ड में जाएगी, ये रो कहाँ पे स्टोर होगी। हाँ, तो हमने किया क्या है यूज़र आईडी भैया 0 है। मॉडुलस किया इसका, मॉडुलस नंबर ऑफ शार्ड्स। नंबर ऑफ शार्ड्स कितने, 1 2 3 4, नंबर ऑफ शार्ड्स हैं 4। 0 mod 4 कितना आएगा, 0 mod 4 कितना आएगा, 0 आएगा।
तो हमने कह दिया 0 है यानी कि तो इसे 0th नंबर की स्टार्ट में भेज दो। तो यहाँ पे यूज़र आईडी 0 वाला चला गया। अब जैसे हम यहाँ पे 1 mod 4 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 वाला इधर जाएगा, 2 वाला इधर जाएगा, 3 वाला इधर जाएगा। ऐसे ही करते करते जब हम फिर से 4 mod 4 करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आता है, 0 आता है। तो यानी कि 4 वाली यहाँ पर जाएगी, है ना। हाँ, ये 4 वाली यहाँ पर जाएगी। तो इससे आप समझ गए कि जैसे 0 4 जैसे ऐसे हो गया ना। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 10 एंड 11 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें बात समझ में आ गई कि हमने रोज को डिवाइड कर दिया कि कौन सी रो किस शार्ड में जाएगी। जैसे 0 4 8 ये वाली जो यूजर आईडीज हैं, ये शार्ड 0 में जाएगी, फिर शार्ड 1 में जाएंगी, फिर शार्ड 2 में जाएंगी, 3 में जाएंगी। अब एक चीज आप गौर करो, हर एक शार्ड में जो हमारा स्कीमा है वो चेंज नहीं हुआ। स्कीमा हमारा यहाँ हर एक शार्ड में सेम ही रहेगा, यही वाला बिल्कुल जैसे हमने अभी बनाया कि यूजर आईडी होगा और जो कॉलम्स होंगे ये सब में सेम ही रहेगा। लेकिन जो डेटा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अलग अलग है। किस बेसिस पे, यूजर आईडी के बेसिस पे। तो इतनी सी बात आई थिंक आपको समझ में आती है कि हाउ डेटा इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मल्टीपल शार्ड्स। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। और इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं हैश बेस्ड शार्डिंग। टेक्निक्स और भी हो सकती हैं, जैसे एक टेक्निक हमारी क्या होती है, एक टेक्निक हमारी रेंज बेस्ड शार्डिंग भी होती है। रेंज बेस्ड शार्डिंग, रेंज बेस्ड शार्डिंग कुछ नहीं कहता है, वो ये कह देता है जैसे 1 से 1000 वाले जो हैं ये तो चले जाएंगे 0th नंबर शार्ड में, और 1001 से आगे वाले जो भी चले जाएंगे, है ना, वो चले जाएंगे किसी और शार्ड में। ठीक है, तो रेंज बेस्ड शार्डिंग तो हमें कुछ ऐसा बताता है। ठीक है, तो हमें अब ये बात समझ में आ गई कि हाँ भैया, हमने मल्टीपल शार्ड्स बना दिए हमने। ठीक है, उन पे अब हमारी राइट रिक्वेस्ट आएंगी, या राइट नहीं, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है डेटाबेस से रिलेटेड वो सारी उन शार्ड्स पे जाएंगी। और उन शार्ट्स में हमारा अब डेटाबेस जो भी है और जो डेटा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, हैश बेस्ड शार्डिंग है, रेंज बेस्ड शार्डिंग है, जो भी है। इतनी बात हमें समझ में आती है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, एक बार वीडियो फिर से रिप्ले करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ शार्डिंग। शार्डिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली बात जो हम शुरू से कह रहे थे, राइट स्केलेबिलिटी। हाँ भाई, राइट की स्केलेबिलिटी बढ़ गई, बढ़िया है। डेटा साइज स्केलेबिलिटी, डेटा साइज स्केलेबिलिटी से क्या मतलब है, अब हर एक शार्ड के पास अपना खुद का स्टोरेज है, अपना खुद का स्टोरेज है। ठीक है, अब मान लो जो एक मशीन थी उसके पास सिर्फ 40 मिलियन की ही कैपेसिटी थी, लेकिन अब हमने मल्टीपल मशीन्स लगा दी, हमने 4 5 6 मशीन्स लगा दी जो कि 10-10 मिलियन की हैं, तो यहाँ पे 60 मिलियन हो गया, 60 मिलियन की कैपेसिटी हो गई, है ना। तो यहाँ पे डेटा साइज की स्केलेबिलिटी भी होगी। पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो सकती है, क्योंकि यार अब मल्टीपल मशीन है, हर किसी के पास अपना खुद की मेमोरी है, खुद का सीपीयू है, तो वो पैरेलली प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। फॉल्ट आइसोलेशन ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। इससे हमने क्या सीखा कि मान लो यूज़र आईडी 4 में डेटा करप्ट हो गया, तो अब हमें ये पता है कि यूज़र आईडी 4 में डेटा करप्ट हो गया है तो वो किस शार्ड में करप्ट हुआ होगा, है ना। हमें सिर्फ उसी शार्ड में सर्च करना है, हमें बाकी किसी में सर्च नहीं करना है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट की जो विंडो है ना वो हमने आइसोलेट कर दी। ठीक है, उसे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, जिससे अब डिबगिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स शार्डिंग के। अच्छा, अगर बेनिफिट्स हैं तो लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ प्रोडक्शन चैलेंजेस भी होंगे। देखो, पहला इशू, शार्डिंग में इशूज भी हैं बहुत ज़्यादा। क्या? रीशार्डिंग डेटा। मान लो ऐसा हो जाता है कि हमने मल्टीपल शार्ड्स बना दिए, लेकिन हमारा शार्डिंग फंक्शन हमने बहुत सही चूज़ नहीं किया, हमने की सही से चूज़ नहीं करी, हमने कोई फंक्शन या फिर सही से चूज़ नहीं किया। अब इससे क्या होगा, हमने शार्ड्स तो बना दिए, लेकिन कोई शार्ड हमारा बहुत ज़्यादा भर गया, किसी शार्ड की हमारी लिमिट रीच हो गई। अब लिमिट रीच हो गई तो यानी कि यार अब हमें उसे स्केल करना पड़ेगा, अब कहीं पर डेटा कम है, कहीं पर डेटा बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना शार्डिंग फंक्शन चेंज करेंगे। अब जैसे ही हम अपना शार्डिंग फंक्शन चेंज करेंगे, हमारा जो डेटा है अक्रॉस ऑल शार्ड्स हमारा चेंज होगा, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इश्यूज आ सकता है। तो ये बात हमें समझ में आती है। दूसरी प्रॉब्लम है सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। बड़े ध्यान सुनना, मज़ेदार प्रॉब्लम है। आपने मान लो कुछ शार्डिंग फंक्शन कुछ ऐसे बनाया कि हमने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर शार्डिंग फंक्शन बनाया,
तो और हमने शार्डिंग फंक्शन कुछ ऐसा बना दिया कि यार कोइंसिडेंटली एक ही शार्ड में डेटा किस किस का आ गया, एक ही शार्ड में हमारा शाहरुख का डेटा आ गया, एक ही शार्ड में अक्षय का डेटा आ गया, एक ही में सलमान का डेटा आ गया, एक ही शार्ड में ये जो टॉप सेलिब्रिटीज है इनका डेटा आके स्टोर हो गया। अब दिक्कत क्या हुई, अब जब भी ट्रैफिक आया हमारे पास जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि यार ये टॉप सेलिब्रिटीज हैं तो यार इनकी जो रिक्वेस्ट है, रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट, वो भी जाता है, तो सारी रिक्वेस्ट हमारी एक ही शार्ड में आने लगी। मल्टीपल शार्ट्स जो हमारे हैं वो खाली बैठे हैं, उनके पास इतनी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इस शार्ट पर ज़्यादा आ रहा है, ये ट्रैफिक बन गया आपका हॉटस्पॉट। तो यानी ये भी दिक्कत है ना, क्योंकि हमने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए हम चीज़ें, ट्रैफिक हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, हमारी रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो ये एक इशू था, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। दूसरी बात, जॉइन एंड डिनॉर्मलाइजेशन। अब मान लो कि आपको कोई डेटा ऐसा चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट शार्ट्स में है और हमें इससे भी कुछ चाहिए, इससे भी कुछ चाहिए, इसके कॉम्बिनेशन में हम कुछ क्वेरी करेंगे। तो यहाँ पे भी दिक्कत है कि यहाँ से हमें कुछ उठाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ उठाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्वाइन और इन सब में दिक्कत है। तो हम यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि जब भी हम किसी शार्ड में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे इस शार्ड में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो हम उसे डीनॉर्मलाइज कर देते हैं पहले ही। हम उसे डीनॉर्मलाइज करके स्टोर करते हैं ताकि बाद में ज्वाइन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आती है। ये थे कुछ लिमिटेशन शार्डिंग के। अब ये देखो, अब बड़ा ध्यान से देखो, अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि भाई शार्ड है, शार्ड में डेटा है, शार्ड पे रिक्वेस्ट आ रही है। अब ये शार्ड अंदर से दिखते कैसे हैं, ठीक है, शार्डिंग प्लस रेप्लिकेशन थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखते हैं। ये देखो, ये जो बड़ा सा मैंने बॉक्स बनाया है, इसे मान लो कि ये है हमारा शार्ड, वही पहला वाला शार्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी एक हमारे पास मास्टर होगा और बहुत सारे रीड रेप्लिकाज होंगे। ठीक है, जब इस शार्ड पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है, अगर वो राइट रिक्वेस्ट है तो वो चली जाएगी यहाँ पर, और अगर वो रीड रिक्वेस्ट है तो वो चली जाएगी इन रीड रेप्लिकास के पास। ठीक है, एक शार्ड के अंदर कुछ कुछ अंदर अंदर ऐसे हो रहा होता है। अब आप यहाँ से देख के ये मत समझना कि भाई एक शार्ड के अंदर जो राइट रिक्वेस्ट है वो अभी भी प्राइमरी सोर्स पर है, तो यानी कि एक शार्ड अपने आप में भी तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऐसा कुछ है नहीं यार, ऐसा नहीं है। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर ये मास्टर हमारा ख़राब भी हो जाता है या ऐसे कुछ इशू भी हो जाता है, तो हम नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इस समय कंसिस्टेंट और सबसे ज़्यादा अपडेटेड रीड रेप्लिका है, हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एज अ मास्टर, और सारी राइट रिक्वेस्ट उस पर आ जाती हैं टेम्परेरली। ठीक है, जब तक ये शार्ट फिर से जब तक ये डेटाबेस फिर से अप नहीं होता। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पर इस केस में नहीं है। ठीक है, तो यार ये था शार्डिंग प्लस रेप्लिकेशन। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि शार्डिंग हमने क्यों की, शार्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा, शार्डिंग से क्या फ़ायदे हुए। बहुत सारे फ़ायदे हो गए हमारे पास, हमारी राइट स्केलेबिलिटी बढ़ गई, हमारी डेटा स्केलेबिलिटी बढ़ गई, स्टोरेज बढ़ गया, सब कुछ फ़ायदे ही फ़ायदे। ठीक है, तो ये था शार्डिंग के बारे में। यार अभी भी लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हमारे यूज़र्स जो हैं वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि मान लो मेरे जो सर्वर्स हैं, मेरे सर्वर्स रखे हैं मुंबई में, लेकिन यार अब मेरी एप्लीकेशन जो हो गई है वो हो गई है ग्लोबल, अब हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है। मेरे सर्वर सिर्फ अभी भी मुंबई में है। अब मेरे यूज़र्स मुंबई में हैं, तमिलनाडु में हैं, कश्मीर में हैं, मेरे यूज़र्स यूएस में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं। अब ये सोचो, सेम चीज़ पे क्वेरी की किस दो यूज़र्स ने, एक तो मुंबई में बैठा है और एक यूएस में बैठा है। अब दोनों को जब हमारा डेटा मिलेगा तो मुंबई वाले को जल्दी मिल जाएगा, यूएस वाले को बहुत देर में मिलेगा, क्योंकि भाई सर्वर की डिस्टेंस यूएस वाले से बहुत दूर है, मुंबई वाले से तो बहुत पास है। तो अगर हमारे जो यूज़र्स हैं वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनके बीच में लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो अगले वीडियोज़ में हम यही समझेंगे कि अगर हमारे यूज़र्स जो हैं वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और अगर हम, और एक चीज़ और आती है जो स्टैटिक कंटेंट है, हम उसे कैसे हम उसे सर्व करेंगे, कैसे ये चीज़ें हैंडल की जाएंगी। तो इसके लिए बने रहना अगले वीडियो में भी। इस प्लेलिस्ट को कर लो फॉलो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे थे कोड स्कूल। बाय बाय।